हम सब की एक शुरुआत होती है, मगर वो शुरुआत कब शुरू होती है? उस वक्त जब दो सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, या तब जब हम दुनिया में आते हैं? साइंटिस्ट्स और रिलीजियस लीडर्स इस बात पर सहमत नहीं है कि हमारा जीवन कब शुरू होता है। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ बायोलॉजी है, या फिर हमारी कॉन्शियसनेस हमें बताती है कि हम वाकई जिंदा हैं? अगर हम कॉन्शियसनेस बना लें, तो क्या बेजान चीजों में भी जान डालकर हम ये समझ सकते हैं कि जीवन कब शुरू होता है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को। जीवन एक चमत्कार है। यह वो बात है जो हम तब कहते हैं जब कोई चीज हमें चौंका देती है या कोई बात हमारी समझ में नहीं आती। पैदा होने के 9 महीने पहले बच्चा कुछ सेल्स का एक ढेर भर होता है। वो भी उस बैक्टीरिया की तरह होता है जो हमारी स्किन पर पैदा होते हैं। सेल्स के इन दोनों ढेरों में जीन्स हैं। दोनों ही ढेरे रिप्रोड्यूस करते हैं। एक से पैदा होने वाला जीव हमारे लिए बड़ा ही खास होता है, जबकि दूसरा हमें बीमार करता है। मगर दोनों ही चमत्कार है। केमिकल्स का वो समूह है जिसमें जीवन का रहस्यमय स्पार्क होता है। बचपन में क्या आपने अपने लिए कभी खाना पकाया है? मैं अक्सर अपने लिए पीनट बटर सैंडविचेस बनाता था, मगर मुझे अक्सर ब्रेड पर फफूंद लगी मिलती। मैं सोचता था ये हरी सी चीज कहां से आ जाती है। ऐसा लगता कि वो किसी जादू के जोर से आ जाती है। मैं सोचता कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या उससे फफूंद का बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाएगा? मगर ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी जान तो थी, मगर वैसी नहीं जैसी मुझ में। मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने मुझे एक लड़के का रूप दिया? मॉरीन कॉन्डिक यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक बायोलॉजिस्ट हैं। वो वीकेंड्स पर यूटा के वॉसेच माउंटेन पर जाती हैं, जहां उन्हें अपने चारों ओर जीवन नजर आता है। एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर इन पहाड़ों पर आना हमेशा ही मजेदार होता है, क्योंकि हमें अपने चारों ओर जीवन की गजब की डाइवर्सिटी नजर आती है। ये सब अलग अलग तरीकों से अपने इस रूप में आए हैं। हर जीव रिप्रोड्यूस करता है, मगर सबका तरीका अलग होता है। यूटा के पहाड़ों पर हर जगह नजर आने वाले एस्पन के पेड़ खुद का क्लोन बनाते हैं। जब ज्यादा बड़े पेड़ की जड़ों में बनी रूट्स से कोंपलें निकलती हैं, तो उनसे बार बार नए पेड़ पैदा होते हैं। जबकि कुछ वर्म्स अपनी अगली जनरेशन बिल्कुल अलग तरीके से पैदा करते हैं। इन वर्म्स की एक अलग क्लास है जिसे प्लेनेरिया कहते हैं। वो अपने शरीर के पिछले हिस्से को किसी पत्थर से चिपका लेते हैं और फिर अपने शरीर को तब तक खींचते हैं जब तक उसके 2 टुकड़े न हो जाएं। फिर उन दोनों हिस्सों से एक एक पूरा वर्म पैदा होता है। नेचर ने जीवन को शुरुआत करने के कई अनूठे तरीके दिए हैं, मगर मॉरीन को सबसे अनोखा तो वो तरीका लगता है जिससे आप या मैं पैदा हुए हैं। नहीं, उसमें स्टॉर्क शामिल नहीं है। इंसान का जीवन सेकंड के एक फ्रैक्शन में शुरू होता है। इंसान का एक एग होता है और साथ में स्पर्म होता है, और इनका बस एक ही मकसद होता है कि एक दूसरे को ढूंढो और फ्यूज हो जाओ। वो जैसे ही आपस में मिलते हैं, एक नया सेल बनता है जिसे हम ह्यूमन एम्ब्रियो कहते हैं। इस नए सेल का अपना जेनेटिक कोड होता है, अपना डीएनए होता है, और वो एग और स्पर्म का एक यूनिक मिक्सचर होता है। उस एक सेल के अंदर डेवलपमेंट का पूरा प्लान छिपा होता है। डेवलपमेंट को वो इन्फॉर्मेशन पैदा नहीं करनी पड़ती, वो तो पहले से ही मौजूद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अपनी समझ के आधार पर मॉरीन इस नतीजे पर पहुंची है कि इंसान के जीवन की शुरुआत 1 सेकंड के चौथाई हिस्से में होती है, जितनी देर में स्पर्म और एग मिलते हैं।
उस एक सेल वाले एम्ब्रियो में पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है और उसमें हर वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि एक इंसान बन सके। आप कह सकते हैं कि वो भी उस कैंपिंग टेंट के जैसा ही है जो अपने आप तैयार हो जाता है। हमारा ये टेंट सेल्फ असेंबलिंग है क्योंकि इसके पास हर वो पुर्जा है जिससे ये तैयार हो सके और इसके पास पहले से सारे इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिनसे ये खुद को असेंबल कर लेता है। जीवन भी इस टेंट जैसा ही है, मगर इससे 100 करोड़ गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब एक सेल वाला एम्ब्रियो बन जाता है तब वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटेरस में जाता है, जहां वो सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू करता है और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की दर से बढ़ता जाता है। करीब हफ्ते भर बाद वो एम्ब्रियो आता है यूट्रीन वॉल पर और वहीं टिक जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद एम्ब्रियो के सेल्स अपने आप को प्रिमिटिव बॉडी में रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और 3 हफ्ते बाद नर्वस सिस्टम बनने लगता है। दिन बीतते हैं और सेल्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स बनते हैं, दिल धड़कने लगता है, रीढ़ बनने लगती है, हाथ पैर उभरने लगते हैं और उसी वक्त दिमाग भी बनने लगता है। उस एम्ब्रियो के सेल्स और टिश्यूज इस बड़े ही कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर जिम्नास्टिक्स के बाद स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं जिनसे एक फ्लैट एम्ब्रियो से एक ऐसी चीज बनती है जिसका एक आकार होता है। मॉरीन ने इंसान के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बायोलॉजी के मुताबिक जो जाना है, उससे उनके मन में ये संदेह नहीं है कि इंसान का जीवन कहां से शुरू होता है। हम सभी के जीवन की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब स्पर्म मीट फ्यूजन के बाद वो अकेला सेल बना। हम इसे सेल्फ डिस्कवरी की एक प्रोसेस के तौर पर समझ सकते हैं और ये हमारे नेचर को समझने की भी एक प्रोसेस है। हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी। मगर हर साइंटिस्ट ये नहीं मानता कि हमारे जीवन की शुरुआत सिर्फ 2 सेल से हुई थी। असल में कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर कई जीवों की रूहें हो सकती हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर जीवन की ऐसी जंजीर बनी है जो कभी टूटती नहीं और उसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से मिल जाती है। जब मैं छोटी थी तब मैं अपने दादाजी के घर जाती थी, उन्होंने खेलता देखती, उनसे सीखती और फिर उसी तरह उनके साथ चेस खेलते हुए बड़ी हुई। फिर मेरे डैड ने मेरे बेटे को चेस खेलना सिखा दिया। अब मैं अपने बेटे के साथ खेलती हूँ। मुझे लगता है चेस के बीच एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है जो एक से दूसरी जनरेशन तक गया और अब बायोलॉजिकली हम उसे 2 जनरेशंस के बीच सेल्स का एक पैसेज कहते हैं। फ्रेड हसनचंद कैंसर रिसर्च सेंटर की डॉक्टर हिलरी गैम्बल मानती है कि हर इंसान की जिंदगी इस तरह से इंटरवुवन है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर शायद उन रिश्तेदारियों की छवियां भी हैं जो कई जनरेशन पहले थीं। मेरा ध्यान प्रेगनेंसी के दौरान माँ और फीटस के बीच एक्सचेंज होने वाले सेल्स पर है। वैसे तो टेक्स्ट बुक्स में यही लिखा है कि माँ और फीटस के खून के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता और दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रहते हैं। कई साल तक साइंटिस्ट्स यही मानते रहे हैं कि प्लेसेंटा बनने के बाद माँ और फीटस के बीच एक अभेद्य दीवार बन जाती है और उसे कोई भी बाहरी सेल या बाहरी जीन्स पार नहीं कर सकता। बच्चे का डीएनए बच्चे के अंदर रहता है और माँ का डीएनए माँ के अंदर। माँ के खून को ध्यान से देखने के बाद हिलरी और उनकी टीम को एक बड़ी चौंकाने वाली बात नजर आई। जब उन्होंने माँ के थोड़े से खून की जांच की तो उन्हें उसमें तैरते हुए दर्जनों बाहरी सेल्स दिखे। वो उस माँ के बच्चे के सेल्स थे। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि प्रेगनेंसी के दौरान इन इंफॉर्मेशन सेल्स और डीएनए का माँ और फीटस के बीच बाई डायरेक्शनल एक्सचेंज होता रहता है। हिलरी की इस खोज से पता लगा कि प्लेसेंटा को भी पार किया जा सकता है। वो असल में एक छलनी जैसा होता है। उसमें ढेर सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे होकर सेल्स आते जाते रहते हैं।
हमारे शरीर में कई दशकों तक बचे रह सकते हैं। ये एक्सचेंज सिर्फ माँ और फीटस के बीच ही नहीं होता, दूसरे रिश्तेदारों के सेल्स भी चुपके से आ सकते हैं। अब थियोरेटिकली ये तो साबित हो चुका है कि कई अलग अलग सोर्सेज से सेल का एक्सचेंज हो सकता है, बड़े भाई बहनों का, माँ और फीटस का, और पिछले जनरेशन के लोगों का भी। जब माँ को अपनी फीटस के सेल्स मिलते हैं तो वो उन बेबी सेल्स को अपने अगले बच्चे को दे देती है। छोटे बच्चे में अपने बड़े भाई बहन के सेल्स हो सकते हैं। ये सेल्स सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से शरीर में नहीं आते, ये फौजियों की तरह बीमारियों से लड़ते भी हैं। वो सेल्स उन कैंसर सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं जो रेसिपिएंट के शरीर में होते हैं। मगर ये सारे एक्सचेंज सेल्स हमारी रक्षा ही नहीं करते। जब हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे खून में इन बाहरी सेल्स का पता लगता है तो वो इनके ऊपर हमला भी कर सकता है। किसी के शरीर में कम संख्या में मौजूद ये बाहरी सेल्स असल में ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस से जुड़े माने जाते हैं। मगर इन सेल्स के एक्सचेंज से उस शख्स की सेहत पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर हो सकते हैं। रिश्तेदारों के सेल्स की मौजूदगी से हमारी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है और इससे हम इतने इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं जितना कि कभी सोचा भी नहीं गया। हम ये जानते हैं कि दो लोगों के बीच सेल्स का एक्सचेंज होता है जिससे उन दो लोगों के बीच की हर सरहद खत्म हो जाती है, मगर एक जीवन की शुरुआत और दूसरे का अंत वाली बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती। हमारे शरीर के कुछ अंग तो उसी वक्त से बनने लगते हैं जब स्पर्म और एग मिलते भी नहीं। मगर स्टॉकहोम के एक डॉक्टर जीवन की शुरुआत को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब ये न माने कि हम जिंदा हैं। इंसान का जीवन कब शुरू हुआ? आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और पेरेंटल मेडिसिन के जमाने में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रोजाना इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस सवाल का जवाब एक दूसरे तरीके से दिया जा सकता है। हमें कैसे पता लगता है कि घर में कोई है या नहीं? दरवाजे पर दस्तक देकर हम दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं। जब डॉक्टर ह्यूगो लेगरक्रैंट्स की उम्र थोड़ी कम थी तब वो काफी स्ट्रेस में रहते थे। वो स्टॉकहोम के एस्ट्रिड लिंडग्रेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के डायरेक्टर थे, जहां वो फीटस और न्यूबॉर्न बेबीज पर नजर रखते थे। फीटल मॉनिटरिंग उस वक्त बिल्कुल नया काम था। हमें अक्सर गलत जानकारियां मिलती, इससे हम काफी परेशान थे। मगर ह्यूगो के मरीज उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे। मां नहीं, बच्चे। जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है पैदा होने में, खासकर तब जब कोई नेचुरल तरीके से पैदा हुआ हो। जब हम पैदा होते हैं तो हमें गर्म गर्भ से निकालकर बाहर की दुनिया में डाल दिया जाता है। वो हमारी जिंदगी का सबसे ड्रामेटिक दिन होता है, मगर हम उस दिन को याद भी नहीं रख पाते। ये देख करके मन में सवाल उठा कि बच्चे को कब पता लगता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस कब आती है। वो मानते हैं कि इसका जवाब हमें मछलियों से मिल सकता है। स्वीडन में एक नया कानून बनाया गया है कि आप हुक से मछली नहीं पकड़ सकते। वो मानते हैं कि शायद मछली भी कॉन्शियस होती है, उसे भी दर्द हो सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मछली को दर्द का एहसास होता है। वो असल में उसका रिफ्लेक्स होता है। जरा वो दिखाइए, वो कैसी है? ह्यूगो के मुताबिक मछली को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर दिमाग की थैलेमोकॉर्टियल कनेक्शन नाम की सर्किटरी नहीं होती। थैलेमोकॉर्टिकल कनेक्शन इंसान के दिमाग में एक स्विच बोर्ड की तरह काम करते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते, छूते, सूंघते, सुनते या महसूस करते हैं, तब उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से होकर कॉर्टेक्स तक जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग प्रोसेस कर लेता है कि हम दुनिया में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये थैलेमोकॉर्टिकल कनेक्शन हमारी कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि कॉन्शियसनेस, खासकर हाई कॉन्शियसनेस, हमारे कोर्टेक्स में होती है। ऐसे में अगर वो सब हम तक ना पहुंचे जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं हो सकते। ह्यूगो अब एक नियोनेटल रिसर्चर हैं और वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान का दिमाग कब वो कनेक्शंस डेवलप करता है, कब हमारे अंदर पहली बार कॉन्शियसनेस आती है। 4 दिन का बच्चा डोनाटो इसका पता लगाने में ह्यूगो की मदद करने वाला है। हमारे लिए कॉन्शियसनेस के कई क्राइटेरिया हैं। एक तो है कि हम जागते हुए अपने शरीर के बारे में अवेयर रहें, साथ ही हम उन बातों पर भी ध्यान दें जिन्हें हम देखते, सुनते या सूंघते हैं। ह्यूगो और उनकी टीम ने डोनाटो को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया जो दिमाग के ब्लड फ्लो को मेजर करता है। डोनाटो को जब कुछ खास स्टिमुलाई के सामने किया गया, तब ह्यूगो ये देख सकते थे कि क्या बच्चे के दिमाग को बाहर से सिग्नल मिल रहे हैं और वो उन्हें प्रोसेस कर रहा है या नहीं। दूध की गंध को डोनाटो पहचानता है, इसलिए हमें यह ब्लड फ्लो दिख रहा है। वनीला की वजह से जब दिमाग में ब्लड फ्लो हुआ, तब ये भी चौंक गए। वनीला से जाहिर है कि बच्चे ने अपने कॉर्टेक्स में उसकी गंध पर रिएक्ट किया था। जब ह्यूगो ने डोनाटो को एसीटोन जैसी एक टॉक्सिक गंध दी, तब उसने बड़ा ही नेगेटिव रिएक्शन दिया। उसके दिमाग में ब्लड फ्लो दूध की गंध से मिलने के पहले के लेवल से भी नीचे चला गया। इससे पता लगता है कि बच्चे को अच्छी और बुरी गंध की पहचान है। ये मेरे हिसाब से तो एक बड़ा ही एवोल्यूशनरी नजरिया है। जीने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी जहरीली या अच्छी नहीं है। ह्यूगो की स्टडी से ये साबित हो चुका है कि 4 दिन के बच्चे भी कॉन्शियस होते हैं, मगर पैदा होने से पहले क्या होता है? आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से फीटस में कॉन्शियसनेस की जांच कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए इसका पता लगाने के लिए ह्यूगो 22 हफ्ते में पैदा हुए प्री मैच्योर इन्फेंट्स पर अपनी स्टडी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 25 या 26 हफ्ते के बच्चे में थोड़ी कॉन्शियसनेस आ जाती है, मगर उसके पहले उनमें कॉन्शियस होने के बहुत कम संकेत मिले हैं। ह्यूगो अपनी रिसर्च से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्चा 25 हफ्ते का होने पर भी कॉन्शियस हो पाता है। तो क्या वहां से जीवन शुरू होता है? मैं तो यही मानता हूँ कि कॉन्शियसनेस डेवलप होने से पहले इंसान है ही नहीं। मेरे हिसाब से जिंदगी यहीं से शुरू होती है। मार्क ट्वेन ने लिखा था कि इंसान ऐसा इकलौता जानवर है जो शर्माता है या उसे शर्माना पड़ता है। शर्म करना इंसान का बड़ा ही खास रिएक्शन है जो हमारे हाई लेवल के सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आता है। मगर बच्चे शर्म नहीं करते, उन्हें ऐसा करना सीखना पड़ता है। तो क्या इंसान की जिंदगी तब शुरू होती है जबकि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है? फिलिप रोचा एमरी यूनिवर्सिटी में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। ये साइंस के नाम पर खुद को काफी समय से एम्बेरस कर रहे हैं। मैंने अपने माथे पर एक स्टिकर चिपका रखा है जिससे मेरे आसपास से गुजरने वाले लोग मुझे घूरते हैं और जिससे मुझे लगता है कि अब मुझे अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। मतलब है मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इंसान होने की वजह से हमें अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो मानता हूँ कि साइकोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पर इंसान का जीवन तब शुरू होता है जब उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है। वो शर्म करना, बेइज्जती महसूस करना और परेशान होना सीख लेता है। इंसान में एक सोशल ब्रेन होता है। हम ही ऐसी इकलौती स्पीशीज हैं जो कपड़े और जेवर पहनती है। बंदर मेकअप नहीं करते। हम ऐसी इकलौती स्पीशीज हैं जो इस बात पर ध्यान रखती है कि दुनिया हमें कैसे देखे। फिलिप मानते हैं कि जब बच्चे में यह कंसर्न आ जाता है तब वो पूरा इंसान बन जाता है और तभी वो साइकोलॉजिकली अलाइव होता है। आइए अंदर आ जाइए, आइए। फिलिप एमरी इन्फेंट एंड चाइल्ड लैब के हेड हैं और वो ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चों को कब ये पता लगता है कि दुनिया उन्हें कैसे देख रही है। आप यहाँ बैठ जाइए। ओके।
इनके मुताबिक पहला साइन वो है जब बच्चे को भीड़ के साथ चलने का प्रेशर महसूस होता है। ये है 1 साल का बुकर। हे बुकर, तुम मेरे साथ खेलोगे ना? फिलिप और बुकर की माँ ने अपने माथे पर गुलाबी स्टिकर चिपका रखा है। ये देखो, ये है गोपू। हमने एक सोशल नॉर्म बनाया है। हमने इसे उसके माथे पर भी चिपका दिया और उसे इसका पता तक नहीं लगा। फिर हमने ये देखा कि जब बच्चे को अपने माथे पर बने निशान का पता लगा तब उसका क्या रिएक्शन था। अगर बुकर का दिमाग ये समझता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो वो स्टिकर को नहीं हटाएगा ताकि वो भी दूसरों जैसा लगे। मगर वो इस स्टिकर से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे दूसरों के जैसा नहीं दिखना है। ओके केडन, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ? मगर जब फिलिप ने यही टेस्ट एक 4 साल के बच्चे केडन पर किया तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। केडन तो आईने में अपना चेहरा ही देखता रह गया। उसने देखा कि हम सबने अपने माथे पर स्टिकर लगा रखा है, इसलिए उसने भी स्टिकर नहीं हटाया। तो ये बात है कंफर्मिटी की। लोग अपनी इमेज और सेल्फ प्रेजेंटेशन की परवाह करते हैं। ये बात 2 से 3 साल की उम्र में आती है। ये एक बड़ी खोज थी, मगर फिलिप की रिसर्च से ये भी पता लगा कि 3 साल का बच्चा भी पूरी तरह से सेल्फ अवेयर नहीं होता। मेरे सिर पे पेपर। अभी उसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के एक और लेवल पर पहुंचना है। ये देखो, मेरे पास कुछ कप है। ये बहुत सुंदर भी है। ये है 4 साल का सिडनी। मैं अब इससे कुछ बनाने जा रहा हूँ। सिडनी ध्यान से फिलिप को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कल्पचर बनाता देखता रहा। वो, मगर ये बड़ा ही नाजुक है, समझ गए? ये ऐसे नहीं टिक पाएगा। मैं ग्लू लेकर आता हूँ ताकि इन कप्स को आपस में चिपका सकूं। तुम इन्हें छूना मत, मैं बस अभी आया। ओके? सिडनी बड़े सब्र से इंतजार कर रहा था कि फिलिप अभी ग्लू लेकर लौटेंगे, मगर उधर फिलिप ने चुपचाप एक ट्रांसपेरेंट फिश वायर खींच दिया जो एक कप से जुड़ा था। अब सवाल ये है कि क्या ये बच्चा ये समझेगा कि कप का स्कल्पचर गिराने के लिए पूरी तरह से उसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? सिडनी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि उसे गुनाहगार माना जाएगा। सब ठीक है ना? ये क्या हुआ? तुमने गिराया है ना? उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि फिलिप उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिलिप ने फिर यही ट्रिक 5 साल के माइलो पर आजमाई। अरे ये क्या हो गया? ये फौरन हरकत में आया और फिलिप के लौटने से पहले पिरामिड को जोड़ने की कोशिश करने लगा। हमने यहाँ माइलो और 5 साल के दूसरे बच्चों में ये बात गौर की कि उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उनके बारे में क्या सोचा जाएगा। ये कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा कदम है। फिलिप इन टेस्ट से एक फुल्ली कॉन्शियस ब्रेन के डेवलपमेंट का पता लगा रहे हैं। जिस तरह से फीटस कई स्टेजेस में बड़ा होता है, वो 9 महीने में एक सेल से बच्चे में बदल जाता है, वैसे ही दिमाग में कॉन्शियसनेस भी स्टेजेस में बढ़ती है। फिलिप मानते हैं कि 5 साल की उम्र में कॉन्शियसनेस अपने पीक पर पहुंचती है। क्या हुआ? ये अपने आप ही गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मानते हैं कि यही वक्त है जब हम असल जिंदगी पाते हैं। हम इन्हें फिर से लगा दें क्या? ठीक है। जिंदा होने का क्या मतलब है? उसका मतलब एक रोबोट या मशीन होने से तो नहीं है। जिंदा होने का मतलब सिर्फ अपनी दुनिया का आभास होना ही नहीं, बल्कि जिंदा होने का मतलब है उसे फील करना। ये कहना कि बच्चे का जीवन तभी शुरू होता है जब वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, एक क्रांतिकारी विचार है। 4 साल का बच्चा भले ही जिंदा ना हो, पर नई बनी मशीन अगर खुद सोचने लगे तो फिर उसे हम जिंदा कह सकते हैं।
ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि इस मकड़े में जान है और ये पत्थर बेजान है। लेकिन अगर किसी बेजान चीज में जान आ जाए तो क्या किसी बेजान चीज के अंदर भी जान आ सकती है? गुड आफ्टरनून, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ प्रोजेक्ट एनाबेल। केट किज़िकेविच एक बड़े ही सीरियस मिशन पर है। वो दुनिया की पहली जिंदा मशीन बनना चाहती है। मैं बचपन से एक चिवावा पालना चाहती हूँ और सोच रखा है कि उसका नाम रखूंगी एनाबेल। इनके सामने है इनके सबसे बड़े क्रिटिक, एक मशहूर कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट यूजीन इज़ेकेविच, जो इनके डैड भी हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं एक रोबोटिक डॉग बनाऊंगी। केट जब 3 साल की थी तभी से मुझसे एक असली डॉग लाने को कह रही है। अब वो पिछले 3 साल से एक रोबोटिक डॉग बनाने की सोच रही है। वो बैटरीज खाएगा और उसे ही निकालेगा। केट मानती है कि उसका प्रोजेक्ट एनाबेल ही कामयाब होगा क्योंकि मैं कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस से जुड़ा हूँ और मैं रोबोट्स के लिए आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम बनाता हूँ। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट एनाबेल मेरे डैड की फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। केट को इस काम के लिए अपने डैड सबसे सही इंसान लगते हैं। यूजीन ने इंसान के दिमाग के सबसे डिटेल्ड कंप्यूटर मॉडल बनाए हैं। ये 1000 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स और 1 लाख करोड़ से ज्यादा सिनेप्सिस बना चुके हैं। इनका मकसद है एक आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम में कॉन्शियसनेस पैदा करना। ये मानते हैं कि वो पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी, वो जो पहले कभी देखी नहीं गई। मैं नहीं मानता कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान के दिमाग में ही हो सकती है। हम रोबोट्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे उनमें ये खूबी होगी। यूजीन और उनकी टीम ने ऐसा करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया है। ये एक प्रोग्राम की मदद से एक रोबोट को चलाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि ये चाहते हैं कि इनका रोबोट अपने आप पता लगाए कि उसे कैसे चलना है या कैसे कुछ सीखना है, वैसे ही जैसे एक कॉन्शियस जीव करता है। ये अपने रोबोट का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग बायोलॉजिकल दिमाग के आधार पर बना रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि दिमाग में सबसे अहम चीज क्या है, तो मेरा जवाब होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन्स वो ब्रेन सेल्स हैं जो कॉन्शियस बायोलॉजिकल जीव जैसे इस डॉग को सीखना सिखाते हैं। हमें शायद ये लगे कि डॉग बिस्किट्स की वजह से सीख रहा है, मगर नहीं, असली वजह है दिमाग के न्यूरॉन्स। जब डॉग कुछ लाना सीखता है तब उसके दिमाग के न्यूरॉन से इलेक्ट्रिसिटी के स्पाइक्स निकलते हैं जो पाथवेज बनाते हैं। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता जाता है उसके न्यूरॉन्स उतनी ही तेजी से काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के नए नए पाथवे बनाते हैं। यूजीन और उनकी रोबोटिसिस्ट की टीम न्यूरॉन्स के आर्टिफिशियल नेटवर्क्स बना रही है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी के स्पाइक्स निकलेंगे और वैसे ही फेवरेट पाथवेज बनेंगे जैसे कि एक बायोलॉजिकल दिमाग में बनते हैं। ये देखना चाहते हैं कि जब ये उन स्पाइकिंग न्यूरॉन्स को एक रोबोट बॉडी से जोड़ेंगे तब क्या होता है। क्या तब रोबोट खुद ही चलना और अपने शरीर के साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना सीख लेगा? क्या एक रोबोट कॉन्शियस बन जाएगा? रोबोटिक्स के लिए हमारा अप्रोच स्टैंडर्ड अप्रोच से बिल्कुल अलग है। हम रोबोट्स को प्रोग्राम नहीं करते, हम उन्हें आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम और उनके अपने एक्सपीरियंस से चलाते हैं। जैसे कि रोबोट अपना हाथ अपनी गर्दन हिलाना शुरू कर देते हैं और अपने शरीर का अंदाजा लगाने लगते हैं। इसके बाद लोग उस रोबोट को भी उसी तरह सिखा सकते हैं जैसे कि अपने डॉग को सिखाते हैं, इनाम और सजा देकर। यूजीन और उनकी टीम अलग अलग बॉडी शेप्स का इस्तेमाल करके ये देख रही है कि एक रोबोट कितने किस्म के मूवमेंट सीख सकता है। ये रोबोट खड़ा होना सीख रहा है। इसका आर्टिफिशियल ब्रेन इसके शरीर को बता रहा है कि क्या करना है। ये जिंदा लग रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को कुछ ऐसे डेमो दिखाए जिन्हें देखकर वो कहने लगी कि आप लोग इस बेचारे नन्हे रोबोट को टॉर्चर कर रहे हैं। यूजीन के बनाए नकली दिमाग जब एक शरीर में लगा दिए जाएंगे और रोबोट को अपनी दुनिया की खोज करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तब ये रोबोट्स भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। तो क्या तब ये वाकई जिंदा हो जाएंगे? आप उस वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं जब रोबोट्स के एक सेट के पास रॉ मटेरियल होंगे
तब तो ये भी हो सकता है कि ये रोबोट्स अपनी कॉपीज बनाने लगें और तब रोबोट्स की वो कम्युनिटी एक लाइव सिस्टम की तरह काम करेगी। हो सकता है कि वो दिन भी आए जब यूजीन के रोबोट्स इमोशन को फील करें और शायद शर्म भी करें। आर्टिफिशियल लाइफ को तब हमारी जिंदगी से अलग करके देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर रोबोट बना लेने भर से शायद पृथ्वी पर नया जीवन नहीं शुरू हो सकता। डेनमार्क के एक साइंटिस्ट को तलाश है उस परफेक्ट रेसिपी की। वो मानते हैं कि नए जीव बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमारी नाक के नीचे ही हैं। अगर हम ऐसे रोबोट्स बना लें जो सेल्फ अवेयर हों, तब इंसान बिल्कुल एक नए किस्म के जीव बना लेंगे। कई 100 करोड़ साल में ऐसा पहली बार होगा जब एक बेजान चीज में जान आ जाएगी। मगर शायद नए जीव बनाने का एक और तरीका भी है। वो रोबोट में नहीं, पीटरी डिश में बनेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के मार्टिन हेंजिक जीवन कब शुरू हुआ था इसका पता लगाने के लिए उस वक्त में जाना चाहते हैं जब जीवन ज्यादा आसान था। एक बायोकेमिस्ट होने के नाते वो जानते हैं कि जिंदगी को समझने के लिए उन्हें पृथ्वी के सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म को देखना पड़ेगा जो काफी पहले हुआ था। जब हम लाइफ के ओरिजिन के बारे में सोचते हैं तब हमें उस इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन को भी देखना पड़ेगा जिसमें एक ऐसा जीव जिसे हम जीव कह भी नहीं सकते थे वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ कि उससे लाइफ या बायोलॉजी बनी। ये एक बड़ा रहस्य है और बड़ा ही चौंकाने वाला रहस्य है। एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आखिर एनिमेट कैसे बन गया? किस वजह से नॉन लिविंग से लिविंग का ट्रांजिशन हुआ? मार्टिन एक बायोकेमिस्ट है, इसलिए जो भी करते हैं या देखते हैं वही एक सवाल करते हैं। हम यहाँ एक पुराना विंडमिल देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 1830 के दशक का है। इसे देखकर हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि क्या ऐसे एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन की लिविंग सिस्टम से कोई समानता हो सकती है? लिविंग सिस्टम्स की एक बॉडी होती है, उनका एक मेटाबॉलिज्म होता है और उनके पास इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन होती है। जाहिर है कि इस विंडमिल की एक बॉडी है, इसका एक मेटाबॉलिज्म भी है जो बाहर की हवा लेकर उससे बिजली पैदा करता है और इसके अंदर इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन भी है। इसका एक ब्लूप्रिंट भी है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि इसके पुर्जों को किस तरह से जोड़ना है ताकि एक फंक्शनल विंडमिल बन सके। इंसान उन ब्लूप्रिंट्स की मदद से मॉडर्न विंडमिल्स बना सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि विंडमिल्स इवॉल्व और मल्टीप्लाई हुए। फिर भी एक बड़ी अहम चीज गायब है। विंडमिल्स अपने आप नहीं बन सकते हैं, उन्हें असेंबल करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। मगर जीवन के पहले फॉर्म्स शायद खुद ही असेंबल हुए थे। मार्टिन यही देखना चाहते हैं कि क्या उन्हें बेजान चीजों से ऐसी रेसिपी मिल सकती है जिससे वो खुद एक शरीर बनाकर जिंदा हो सके। मुझे लगता है कि लाइफ के ओरिजिन की एक सबसे अहम बात यह थी कि मॉलिक्यूल्स अपने आप असेंबल हो रहे थे। मार्टिन पता लगाना चाहते हैं कि किस तरह के केमिकल्स ऐसा कर सकते हैं। फिर इन्हें लगा कि इन्हें वो चीज तो अपने किचन में ही मिल सकती है, तेल। ये तो हम भी जानते हैं कि तेल को पानी में मिलाने पर वो घुलता नहीं है, मगर इस कॉम्बिनेशन की वजह से तेल के मॉलिक्यूल्स खुद असेंबल होते हैं और वो बड़े ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। मार्टिन ने भी अपनी लैब में बनी जिंदगी के लिए इन बॉडीज का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब हम एक डिश में तेल की बूंद डालते हैं तब कुछ नहीं होता। तेल की एक गोल बूंद नजर आती है जो डिश में बैठ जाती है। मगर अहम बात यह है कि उस सिस्टम को किस तरह से मूवमेंट के लिए पावर किया जाए। हम उसमें एक मेटाबॉलिज्म डालना चाहते हैं। मार्टिन ने तेल की बूंदों में वो मॉलिक्यूल डाले जो पानी से मिलने पर साबुन के बुलबुले में बदल जाते थे। वो बुलबुले तेल की बूंद के केंद्र से किनारे की ओर भागते थे, जिससे बूंद एक मोटर की तरह चलने लगती है। यह है एक वर्किंग मेटाबॉलिज्म। ऐसा लगता है जैसे उसमें जान हो। यह देखकर हम बहुत खुश हुए थे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह काम कर रहा था, बल्कि काफी तेजी से काम कर रहा था।
मार्टिन ने बड़ी कामयाबी से एक असेंबलिंग बॉडी बना ली थी जो खुद को मेटाबोलाइज करके चल सकती थी। अब इनको ये पता लगाना था कि क्या इतनी भागम भाग के बाद बूंदों को भूख भी लगी है। इसके बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि जब हम उस एनवायरनमेंट में खाना डालते हैं तब क्या होता है। ऐसा करने पर बूंदें ना सिर्फ उस एनवायरनमेंट में मूव कर रही थी बल्कि वो उसे सेंस भी करने लगी थी। अगर हम खाने का एक ग्रेडियंट बनाते हैं तो बूंदें उसे सेंस कर लेती हैं और फिर वो हम इंसानों की तरह खाने के उस सोर्स की ओर बढ़ने भी लगती हैं। इसके बाद उन्होंने तेल की बूंदों को साथ लाने की कोशिश की। क्या ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की भी नकल कर सकते हैं? ये देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा बूंदें डालते हैं तब वो एक दूसरे के पीछे जाती हैं, मानो डांस कर रही हों। तेल की बूंदें सोशलाइज करती हैं और ये तो आप भी जानते हैं कि आपसी मेलजोल और थोड़ी बेहतर केमिस्ट्री का क्या अंजाम होता है। तेल की हर बूंद एक केमिकल सिग्नल देती है जिससे हर बूंद एक दूसरे से इसी केमिकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेती है। लेकिन अगर मार्टिन की एक बूंद दूसरी बूंद से मिल भी रही है तब भी उस इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन का क्या होगा? क्या उनमें जेनेटिक ब्लूप्रिंट है? हम अब इनहेरिटेंस और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के इसी सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम बायोलॉजी से सबक सीखें और उसमें आरएनए या डीएनए जैसी चीजें डालें, मगर हम इंफॉर्मेशन की डेवलपमेंट को समझने के लिए कुछ पुराने तरीके आजमा रहे हैं। मार्टिन अभी भी इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन की रेसिपीज पर काम कर रहे हैं और वो बेजान चीजों से एक जीव बनाने के काफी करीब भी हैं। हम ये काम लैब में भी कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल्स बना सकते हैं। अगर आप ये लोगों को दिखाएं या वीडियोस दिखाएं तो भीड़ में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये जिंदा है, मगर ऐसा नहीं है। ये तो बस एक केमिकल एक्सपेरिमेंट है। तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट से जादू पैदा कर रहे हैं। अगर बेजान और जिंदा चीजों के बीच कोई फर्क है तो वो फर्क बहुत ही मामूली है। आर्टिफिशियल सेल से लेकर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स तक साइंटिस्ट्स अपने हाथों से नए जीव बना रहे हैं। मगर फिजिसिस्ट का एक समूह ऐसा भी है जो यह मानता है कि हम इंसानों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस से भी नए किस्म के जीव बना सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था केमिकल रिएक्शंस की एक मामूली सी साइकिल से और शुरुआत हुई थी एक बबलिंग प्राइमोर्डियल बॉन्ड में। 400 करोड़ साल बाद वो केमिकल रिएक्शंस पूरी दुनिया में फैल गए और इतने कॉम्प्लेक्स बन गए कि वो सोचने लगे और बोलने लगे ठीक मेरी तरह। मगर कुछ नया भी हो रहा था। कंप्यूटर्स के बीच के कनेक्शंस पूरी दुनिया में फैल गए और उनसे एक डेंस इलेक्ट्रॉनिक वेब बना। अब ये ग्लोबल नेटवर्क्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरा केमिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब पृथ्वी पर इतने बड़े पैमाने पर एक नया जीवन आने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं आया। फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसेल्स के एवोल्यूशनरी 7 एटेस्ट फ्रांसिस हेलिगन मानते हैं कि इंसानियत फिर से जन्म दे रही है और ये बच्चा काफी बड़ा है। अगर हम आज की ग्लोबल सोसाइटी को देखें, यहाँ रहने वाले 700 करोड़ लोगों को देखें तो पाएंगे कि अब हम एक दूसरे से काफी जुड़ चुके हैं। आज इंटरनेट की मदद से हमें कोई भी इम्पोर्टेंट आइडिया पता लग जाता है। आज तो आइडिया समंदर के पार चले जाते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से। वो स्पीड हमारे दिमाग के उन न्यूरॉन्स की स्पीड है जिससे वो एक दूसरे से बातें करते हैं। आज जिस ग्लोबल नेटवर्क से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, उसकी बदौलत हम काफी बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन जिनसे ये पता लगा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर सर्न का लार्ज हेड्रन कोलाइडर कभी उस मायावी हिग्स बोसॉन का पता नहीं लगा सकता था अगर वो इतनी तेजी से दुनिया भर में डेटा शेयर नहीं कर पाता। अगर गैलीलियो ने उसी वक्त अपने कलीग से बात कर ली होती तो मुझे लगता है शायद साइंस और जल्दी डेवलप हो जाता। फ्रांसिस और उनके कंप्यूटर साइंटिस्ट की टीम ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है जिससे वो मेजर कर सकते हैं कि इंटरनेट क्या कर रहा है।
वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं वो ग्लोबल ब्रेन तो नहीं बना रहा है। हर साइंटिफिक मॉडल्स की तरह हमारा ये मैथमेटिकल मॉडल भी रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देता है। अब असली इंसान की जगह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो असली इंसान की तरह बिहेव करता है। फ्रांसिस के मॉडल्स असल में ग्लोबल एफएमआरआई जैसे हैं, जहां लोग एक विशाल दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को यहां से वहां भेजकर सीखते हैं, उसी तरह से इंसान भी ये काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। फ्रांसिस मानते हैं कि जब ये कनेक्शंस लोगों के बीच नंबर और स्ट्रेंथ में बढ़ेंगे, तब हमारा ग्लोबल ब्रेन और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कनेक्शंस का ये नेटवर्क अब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। नए कनेक्शंस बन रहे हैं, जो पुराने कनेक्शंस अब काम के नहीं रहे वो खत्म हो रहे हैं, और ये सिस्टम खुद को अपने आप ऑर्गेनाइज कर रहा है। फ्रांसिस ने देखा कि हमारा ग्लोबल ब्रेन अब अडेप्ट कर रहा है, सीख रहा है। इंसान और इंटरनेट अब साथ मिलकर एक विशाल जीव बनने लगे हैं। वो मानते हैं कि ग्लोबल लाइफ की शुरुआत इनकी 9 साल की बेटी निया की जिंदगी की शुरुआत जैसी ही है। ये उस वक्त की फोटो है जब निया कोख में थी। इसका एक रूमेंट ब्रेन था, मगर हमारा दिमाग भी तो सेल्स का एक गुच्छा ही है। उनके बीच इंटरकनेक्शन नहीं था। धीरे धीरे उसने सीखना और एक्सपीरियंस करना सीखा, और तब जाना कि क्या सही कनेक्शन है। शुरुआत में उसका दिमाग सेल्स का एक गुच्छा था, मगर धीरे धीरे वो एक स्मॉल, इंटेलिजेंट, एडवेंचरस लड़की बन गई जिसे पेड़ों पर चढ़ना पसंद है। निया के शरीर के एक अकेले सेल को नहीं मालूम कि क्या करना है। उसके दिमाग के हजारों करोड़ न्यूरॉन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके उसके पैर के मसल्स को बताते हैं कि पेड़ के तने पर कैसे चढ़ना है, और हाथ के मसल्स को बताते हैं कि किस तरह से एक से दूसरी टहनी पर जाना है। फ्रांसिस मानते हैं कि इंसान और वेब साथ मिलकर इसी तरह काम कर रहे हैं। अगर जीवन की शुरुआत एक दिमाग से होती है, तो इंसान ने अवेयरनेस के नए लेवल की चढ़ाई पूरी कर ली है। ये तो ग्लोबल लेवल पर कॉन्शियसनेस की शुरुआत है, जो हमें इंटरनेट के आने से मिली है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से जीवन की शुरुआत है। एक इंसान दिमाग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। एक दिमाग भी शरीर के बिना नहीं रह सकता। अब इंसान का शरीर और वेब का दिमाग एक सुपर इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म बनता जा रहा है। तो क्या ये एक नए किस्म के जीवन की शुरुआत है? जीवन की शुरुआत कब होती है? अब हम जानते हैं कि सवाल के कई जवाब हैं। जब स्पर्म और एग मिलते हैं, तो वो एक अनोखा और नया जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जीवन एक लंबी छलांग तब लगाता है जब जीव कॉन्शियस हो जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, टॉडलर्स हों या फिर रोबोट्स हों। और जब ये सारे जीव साथ मिलकर एक ग्लोबल सुपर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन जाएंगे, तब पृथ्वी पर जीवन एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक दिन वो नया जीव ये सवाल करे कि उसका जीवन कहां से शुरू हुआ था, और अभी और कितने चमत्कार होने बाकी हैं।